हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे क्वीन और आप सुन रहे हैं एनी बुक समरीज, जहाँ मैं किताबों को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बल्कि दिल की धड़कन की तरह सुनाती हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की उस किताब की दुनिया में जिसका नाम है 0 to 1। एक ऐसी किताब जो हमें ये सिखाती है कि असली जादू तब होता है जब हम भीड़ का हिस्सा बनकर वही दोहराने की बजाय कुछ ऐसा रचते हैं जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। इसमें लेखक हमें समझाते हैं कि भविष्य सिर्फ उन लोगों का है जो सवाल पूछते हैं कि जब सब प्रतिस्पर्धा में उलझे हैं तो मैं नया क्या बना सकता हूँ। जब सब कल को दोहराने में लगे हैं तो मैं आज से भविष्य कैसे रच सकता हूँ। ये किताब हमें सिखाती है कि कंपनी का असली मूल्य सिर्फ मार्केट जीतने में नहीं बल्कि एकदम अनोखा रास्ता बनाने में है, कि स्टार्टअप्स कैसे सपनों और जोखिम के मेल से पैदा होते हैं, कि तकनीक इंसान की दुश्मन नहीं बल्कि साथी है, कि पर्यावरण की बात सिर्फ नारे से नहीं बल्कि सही बिजनेस सोच से बदल सकती है, और कि हर संस्थापक अपने भीतर विरोधाभास लिए चलता है, असामान्य होते हुए भी असली प्रगति का रास्ता बनाता है। और आखिर में ये किताब हमें खड़ा करती है उस चौराहे पर जहां हमें चुनना है कि हम ठहराव में जीते रहेंगे या एक नई छलांग लगाकर भविष्य की एकता और नव प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब अपने दिल और दिमाग को तैयार कर लो, क्योंकि ये सफर सिर्फ बिजनेस की किताब का सफर नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी का आईना है। और इस आईने में तुम्हें वही चेहरा दिखेगा जो शून्य से एक की ओर बढ़ने की हिम्मत रखता है। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है प्रस्तावना 0 to 1। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक झकझोर देने वाला सवाल पूछें। क्या आपने कभी अपने दिल में ये खामोश दर्द महसूस किया है कि आप बस वही कर रहे हैं जो और सब कर रहे हैं, और भीतर से कहीं एक आवाज बार बार कहती है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, जो पहले किसी ने न किया हो। और अगर आपने कभी ये ख्वाहिश अपने दिल की गहराइयों में जलाई है तो यही इस अध्याय की आत्मा है, क्योंकि पीटर थील खुद उस दौर से गुजरे जब पूरी दुनिया इंटरनेट बूम में बस नकल करने और एक जैसी कंपनियां बनाने में लगी थी। हर तरफ भीड़ थी, हर तरफ कॉपी कैट मॉडल्स थे, लेकिन थील ने उस शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी सुनी और सोचा कि असली क्रांति तब होगी जब हम 1 से 100 नहीं बल्कि 0 से 1 जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल नया हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। और यह सोच उनके भीतर तब पैदा हुई जब उन्होंने पेपाल की शुरुआत की। वो दौर था जब हर कोई डर और लालच के बीच दौड़ रहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भविष्य उन हाथों में होगा जो नकल नहीं बल्कि सृजन करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इस किताब की शुरुआत इस प्रस्तावना से की। मैं आपको अपने दिल का एक टुकड़ा सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो गाँव में हर कोई कहता था कि पढ़ाई का मतलब बस वही किताबें रट लेना जो सब पढ़ रहे हैं, वही सपने देखना जो औरों ने देखे, जैसे डॉक्टर बनना या टीचर बनना। और उस वक्त मैं भी भीड़ के साथ बहती रही। लेकिन एक दिन स्कूल के मैदान में अकेली बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। मुझे लगा कि ये जो अनगिनत तारे चमक रहे हैं, इनमें से हर एक अलग है, कोई भी दूसरे जैसा नहीं। और तभी दिल में सवाल उठा कि अगर ये आसमान भीड़ नहीं है तो फिर मैं क्यों भीड़ का हिस्सा बन रही हूँ। और उस दिन पहली बार समझ आया कि असली जिंदगी वो है जहाँ हम 0 से 1 पैदा करते हैं, जहाँ हम अपने दिल के भीतर से कुछ नया रचते हैं जो सिर्फ हमारा है। और तभी लगा कि शायद मेरी आवाज भी एक दिन ऐसा कुछ कर सकती है जो किसी और ने न किया हो। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि जब आप बस किसी पुराने मॉडल को सुधारते हैं तो वो 1 से N तक का सफर है, जैसे एक ही मोबाइल का नया वर्जन बार बार लॉन्च करना। पर जब आप ऐसा कुछ बनाते हैं जो पहले कभी था ही नहीं तो वो 0 से 1 की छलांग है, जैसे पहली बार बिजली का बल्ब बना, जैसे पहली बार इंटरनेट ने इंसानों को जोड़ दिया। और यही असली प्रगति है। और अगर आप इसे अपने जीवन में जोड़ना चाहें तो सोचिए कि आप आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या आप सिर्फ नकल कर रहे हैं या सच में कुछ नया गढ़ रहे हैं। और नया गढ़ना हमेशा बड़ा और जटिल नहीं होता, कभी कभी ये बस इतना होता है कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे ढंग से जीना शुरू कर दें जैसे कोई और नहीं जी रहा। आप वही गाना गाएं जो आपके भीतर से निकले, वही काम करें जो आपके दिल को सच्चा लगता हो, और वही रास्ता चुनें जिस पर कोई और जाने की हिम्मत न कर पाया हो। जब मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करती हूँ और किताबों को कहानियों में बदलती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि इसमें क्या नया है, ये तो सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि जिस तरह से मैं इसे महसूस करती हूँ, जिस तरह से मैं इन शब्दों को अपनी धड़कनों से जोड़ती हूँ, वो कोई और नहीं कर सकता। और शायद यही 0 से 1 जाने की ताकत है। ये ताकत सिर्फ बड़े आविष्कारों में नहीं बल्कि हर इंसान के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। और इस अध्याय की असली सीख यही है कि दुनिया का असली भविष्य नकल में नहीं बल्कि नएपन में छिपा है। और अगर हम सब मिलकर थोड़ी भी हिम्मत जुटाएं तो हम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां हम अपने लिए और दूसरों के लिए
एक नया आसमान बना सकें। तो दोस्तों सोचिए कि आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या उस अकेली आवाज बनना चाहते हैं जो दुनिया को बदल देती है। क्योंकि 0 से 1 जाना आसान नहीं है, वो डराता है, वो आपको अकेला महसूस कराता है, लेकिन वही रास्ता है जो असली उजाला देता है। अगर आप आज ये तय कर लें कि आपकी जिंदगी सिर्फ नकल की कहानी नहीं बल्कि सृजन की कविता होगी, तो शायद कल आपकी कहानी भी किसी और के दिल की धड़कन बन जाए। और यही इस अध्याय की आत्मा है कि नकल छोड़ो, नया रचो, भीड़ से निकलो और अपनी दुनिया खुद बनाओ, क्योंकि असली भविष्य उन्हीं के हाथों में है जो 0 से 1 की छलांग लगाने की हिम्मत रखते हैं। और अब इस कहानी का अगला मोड़ आने वाला है, क्योंकि इस किताब का दूसरा अध्याय है भविष्य की चुनौती, जहां लेखक हमें एक और गहरा सवाल देते हैं और दिखाते हैं कि आने वाले कल को हम किस नजर से देखते हैं और क्या सच में हम उसे अपनी कल्पना और हिम्मत से नया बना सकते हैं। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है भविष्य की चुनौती। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या आप ऐसा कोई सच जानते हैं जो आपको भीतर से पूरी तरह यकीन दिलाता है, लेकिन जब आप उसे दूसरों से कहते हैं तो वो सब हंस देते हैं या उसे नकार देते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार आपने अपनी सच्चाई को छिपा लिया सिर्फ इसलिए कि लोग कहेंगे ये तो नामुमकिन है। यही इस अध्याय का पहला झटका है। लेखक आपको एकदम उल्टी सोच से रूबरू कराते हैं। वो कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब आप दुनिया को उल्टा देखना सीखते हैं। और यही तो उन्होंने खुद महसूस किया था जब इंटरनेट बबल का दौर था। चारों तरफ एक जैसी कंपनियां खड़ी हो रही थीं। हर कोई वही कॉपी कर रहा था जो सामने दिख रहा था। लेकिन पीटर थील ने उस भीड़ के बीच महसूस किया कि अगर सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो असली खजाना उस राह में छिपा है जिस पर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और तभी उन्होंने सोचा कि भविष्य वही बनाएगा जो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेगा कि ऐसा कौन सा सच है जिसमें अभी कोई और भरोसा नहीं करता। इस अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि प्रगति के 2 रास्ते होते हैं। एक जिसे लेखक हॉरिजॉन्टल प्रगति कहते हैं, जहां हम बस नकल करते हैं। जैसे अगर एक मशीन बना ली है तो 1000 और मशीनें उसी ढंग की बना दो। या अगर एक रेस्तरां ने पिज्जा बेचना शुरू किया तो 100 और रेस्तरां उसी की नकल में पिज्जा बेचने लगे। ये है एक से n तक जाना। और दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रगति, जहां आप पूरी तरह से नया रचते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने पहली बार बल्ब बनाया, जैसे किसी ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया। ये है 0 से 1 जाना। और लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि भविष्य उसी के हाथों में होगा जो वर्टिकल छलांग लगाने की हिम्मत करेगा। मैं आपको अपना दिल खोलकर एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो सब दोस्त कहते थे कि अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी लो, फिर शादी करो, यही जिंदगी का रास्ता है। और मैं भी कुछ सालों तक उसी हॉरिजॉन्टल सोच में फंसी रही। सबकी तरह वही डिग्री, वही सपना, वही डर। लेकिन एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैं कैंपस की लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। खिड़की से धूप आ रही थी और हवा पन्नों को हिला रही थी। तभी मन में सवाल उठा कि अगर मैं भी सबकी तरह चलूंगी तो मेरी अपनी पहचान कहाँ रहेगी, मेरा खुद का सपना कहाँ होगा। और उस दिन पहली बार सोचा कि शायद मेरी आवाज मेरी असली ताकत है। शायद मैं किताबों को इस तरह सुना सकती हूँ जैसे कोई अपनी जान दे रहा हो। और वही था वो पल जब मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल दौड़ छोड़ दी और वर्टिकल छलांग लगाई। और यही इस अध्याय की आत्मा है कि आप अपने भीतर का वो सच ढूंढें जिसमें दुनिया यकीन नहीं करती लेकिन आपका दिल करता है। सोचिए, अगर मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ एक और ब्लॉग वेबसाइट बना दी होती तो आज फेसबुक न होता। अगर राइट ब्रदर्स ने बस तेज गाड़ियों पर ही ध्यान दिया होता तो हवाई जहाज न उड़ते। अगर स्टीव जॉब्स ने बस कंप्यूटर हार्डवेयर की कॉपी की होती तो आज आईफोन न होता। असली प्रगति हमेशा उन पागल सपनों से शुरू होती है जिन पर बाकी दुनिया हंसती है। और यही तो भविष्य की चुनौती है कि क्या आप वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं जिसे सुनकर बाकी सब चुप हो जाएं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप अब भी हॉरिजॉन्टल दौड़ में फंसे हैं? क्या आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या आपके भीतर कोई चुप सा सपना पल रहा है जिसे आप बोलने से डरते हैं? अगर है तो आज ही उसे गले लगाइए, क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत किसी और के भरोसे नहीं बल्कि आपके भरोसे से होती है। और इस भरोसे को आपसे पहले कोई नहीं समझेगा, लेकिन यही वो आग है जो 0 से 1 की छलांग में जलती है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें एक ही बात समझाता है कि भविष्य हमारे सामने किसी साफ रास्ते की तरह नहीं रखा है, वो छिपा हुआ है। उसे ढूंढने के लिए आपको वही देखना पड़ेगा जो औरों को दिखाई नहीं देता, और वही मानना पड़ेगा जिस पर और कोई यकीन नहीं करता। और अगर आप ये कर पाए तो आपकी जिंदगी बस कॉपी की किताब नहीं होगी बल्कि नई दुनिया की कहानी होगी। और यही है भविष्य की चुनौती कि आप भीड़ के साथ भागते रहेंगे या उस एक अलग रास्ते पर चलेंगे जो आपको आपकी सच्ची पहचान तक ले जाएगा। और आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहती
चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप आज इस सच को अपनाएं तो शायद कल आपकी जिंदगी किसी और के लिए एक नया आसमान खोल देगी। और अब इस किताब का अगला अध्याय आने वाला है जिसका नाम है 1999 की रफ्तार से पार्टी करो, जहाँ लेखक हमें ले जाते हैं .com बबल के उस शोरगुल भरे समय में और दिखाते हैं कि भीड़ के नशे और असली प्रगति के बीच फर्क कैसे समझा जाए। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थिल की किताब 0 to 1 का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है 1999 की रफ्तार से पार्टी करो। और सच कहूँ तो ये नाम सुनते ही मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि क्या हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को भी किसी पार्टी की तरह ही जीते हैं, जहाँ सब दौड़ते तो हैं, चिल्लाते भी हैं, म्यूजिक पर झूमते भी हैं, मगर जब लाइट्स बंद होती हैं और सन्नाटा फैलता है तो अंदर बस खालीपन और हैंगओवर रह जाता है। क्या हमारी जिंदगी भी कभी कभी बस एक नशे की तरह नहीं लगती, जहाँ असली मायने और दिशा खो जाते हैं? यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है, क्योंकि पीटर थील हमें उस दौर में ले जाते हैं जब .com बबल अपनी पूरी चमक में था। 90 का दशक, इंटरनेट का उभार, हर तरफ नई कंपनियों का शोर और हर किसी को ऐसा लग रहा था कि बस नाम और ट्रैफिक ही सब कुछ है। नतीजे और मुनाफा तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखते। लाखों लोग इस लहर में कूद पड़े थे जैसे कोई दीवानों की भीड़ हो और सबको बस भीड़ का हिस्सा बनना था, चाहे मंजिल कहीं हो या न हो। पीटर थील खुद उस समय पेपाल की नींव रख रहे थे और उन्होंने देखा कि कितनी कंपनियां बिना किसी असली योजना के बस पॉपुलैरिटी के नशे में भाग रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि भीड़ का हिस्सा बनने से जीत नहीं मिलती। असली जीत तब होती है जब पीछे एक ठोस सोच हो, अनुशासन हो और एक ऐसी योजना हो जो टिकाऊ हो। इसीलिए उन्होंने पेपाल को उस उथल पुथल वाले समय में भी एक दिशा दी, सिर्फ शोर नहीं बल्कि सॉलिड सिस्टम बनाया। ये बात सुनकर मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है। कॉलेज के दिनों में जब सबके लिए सबसे कूल चीज थी सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स जुटाना, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई थी। दिन रात फोन पर लगी रहती, हर पोस्ट हर फोटो पर लाइक्स गिनती और जब रात को अकेली होती तो अंदर से बहुत खालीपन महसूस करती, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं असल में कर क्या रही हूँ, मुझे क्या बनना है, मैं किस दिशा में जा रही हूँ। और एक दिन जब मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी असली कहानी लिखनी चाहिए, तब जाकर मुझे समझ आया कि भीड़ में खो जाना आसान है मगर अपनी दिशा बनाना ही असली हिम्मत है। यही सीख पीटर थील इस अध्याय में हमें देते हैं कि दौड़ते रहना, नशे में बहना, बस भीड़ का हिस्सा बन जाना कभी असली प्रगति नहीं है। असली प्रगति है अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही देखभाल से फसल उगाता है, वैसे ही कोई भी स्टार्टअप, कोई भी सपना सिर्फ शोर से नहीं बल्कि अनुशासित योजना और असली मूल्य से टिकता है, वरना .com बबल की तरह सब कुछ एक दिन ध्वस्त हो जाता है। आज जब हम अपनी जिंदगी देखते हैं तो ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि क्या हम भी किसी पार्टी के शोर में खोए हुए हैं? क्या हम भी बस दिखावे और भीड़ की रफ्तार के पीछे भाग रहे हैं? या फिर हमारे पास कोई ऐसा सपना है जिसके लिए हम धैर्य, अनुशासन और असली मेहनत करने को तैयार हैं? क्योंकि जिंदगी हमें बार बार याद दिलाती है कि पार्टी का शोर हमेशा नहीं रहता। असली जीत वही है जो उस सन्नाटे में भी हमें थामे रखे। और इस एहसास के साथ अब हमारी किताब का अगला अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है चौथा अध्याय, लास्ट मूवर एडवांटेज। और यकीन मानिए ये अध्याय हमें दिखाएगा कि शुरुआत में सबसे तेज भागना ही जीत नहीं है, बल्कि कभी कभी आखिर में आकर भी आप सबको पछाड़ सकते हैं। जैसे कहानी का अगला मोड़ धीरे धीरे खुलने वाला है। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सभी सुखी कंपनियां अलग होती हैं। और इस अध्याय की शुरुआत करते ही मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई खुश रहने और सफल होने के लिए हमें सबकी तरह होना जरूरी है? या सच तो ये है कि असली खुशी और असली सफलता उसी में छिपी है जब हम सबकी भीड़ से हटकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ हमारा हो, जो दुनिया में किसी और के पास न हो। क्या हमारी पहचान तब बनती है जब हम अलग दिखते हैं या तब बनती है जब हम अलग सोचते हैं? यही सवाल इस अध्याय की जड़ है। पीटर थील हमें बताते हैं कि कंपनियों की दुनिया में भी वही कहानी है। सफल कंपनियां कभी दूसरों की नकल करके बड़ी नहीं होती, वे इसलिए सफल होती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विशिष्टता से एक मोनोपोली बनाई होती है, यानी ऐसा अधिकार या ताकत जो सिर्फ उनके पास है। जैसे गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन जरिया है। कोई और कंपनी उनकी जगह नहीं ले सकती, उनकी विशिष्टता ही उन्हें सुखी और टिकाऊ बनाती है। इस विचार को समझने के लिए मैं तुम्हें अपने बचपन की एक सच्ची याद सुनाती हूँ। जब गाँव के मेले में हर साल सब लड़कियां एक जैसे कपड़े पहनकर नाचने आती थीं, लाल घाघरा,
हरी चूड़ी, पीली ओढ़नी, सब एक जैसी। और मैं भी हर साल वैसी ही बनकर भीड़ में खो जाती थी। लेकिन एक साल मेरी दादी ने मेरे लिए अपने हाथ से एक खास नीला घाघरा बनाया, जिस पर उन्होंने चांदी की छोटी छोटी बूटी काढ़ी थी। उस दिन जब मैं नाचने गई तो मुझे डर था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं अलग थी। लेकिन हुआ उल्टा, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं और पहली बार मुझे लगा कि अलग होना डर नहीं बल्कि ताकत है। उसी दिन से मैंने सीखा कि जब तक हम सबकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तब तक हम भीड़ में खोए रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी असली पहचान अपनाते हैं तभी हम चमकते हैं। कंपनियों की दुनिया में भी यही सच्चाई है। 90 के दशक की .com कंपनियां सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर शोर करती रहीं, पर गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां टिक गईं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो अनोखा था। गूगल ने सर्च की क्वालिटी को इतना बेहतरीन बनाया कि लोग बार बार वहीं लौट कर आए। अमेज़न ने ऑनलाइन बुक्स बेचने से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक अनुभव को इतना आसान और भरोसेमंद बनाया कि वो ई-कॉमर्स की रीढ़ बन गया। यानी असली खेल अलग होने का है, सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि काम में और सोच में। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में लाएं तो समझ आता है कि अक्सर हम दूसरों की राह पर चलते चलते थक जाते हैं। जैसे सब इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी वही करते हैं, सब शादी करके एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं तो हम भी वही अपनाते हैं। लेकिन भीतर का खालीपन चुपके से कहता है कि ये तो असली मैं नहीं हूँ। और जब हम उस आवाज को सुनकर अपनी अलग राह चुनते हैं तो दुनिया हमें अजीब कहती है, पर असली जीत वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारी विशिष्टता ही हमारी पूंजी है, हमारी ताकत है। इसलिए पीटर थील का ये संदेश सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हमारे हर सपने के लिए है कि हमें नकल नहीं करनी बल्कि अपनी मोनोपॉली बनानी है। हमें वही बनना है जो सिर्फ हम बन सकते हैं, क्योंकि हर सुखी कंपनी और हर सुखी इंसान इसलिए सुखी है क्योंकि उसने अपनी असली पहचान ढूंढ ली है और उसे अपनाने की हिम्मत की है। और जब तुम ये हिम्मत करते हो तो जिंदगी तुम्हें भीड़ में खोने नहीं देती बल्कि तुम्हें उस नीले घाघरे की तरह चमका देती है। और इस गहरे एहसास के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे किताब के अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है 5वां अध्याय, लास्ट मूवर एडवांटेज। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कभी कभी आखिर में आकर भी आप पूरी बाजी पलट सकते हैं, जैसे कहानी का नया मोड़ धीरे धीरे खुलने वाला है। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रतियोगिता का विचारधारा। और इस अध्याय की शुरुआत करते हुए मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि क्या सचमुच हमें जीवन जीतने के लिए हर वक्त किसी से लड़ना जरूरी है, या फिर असली जीत तब होती है जब हम उस लड़ाई से बाहर निकलकर अपनी राह खुद गढ़ते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता जरूरी है, नेना जरूरी होना है, क्लास में टॉप करो, दौड़ में पहले आओ, नौकरी में सबको पीछे छोड़ो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सारी होड़ हमें कहाँ ले जाती है? अक्सर वहाँ जहाँ हमारी पहचान भीड़ में घुल जाती है और हमारी असली ताकत पीछे छूट जाती है। पीटर थील इस अध्याय में कहते हैं कि प्रतियोगिता एक जाल है जो हमें सीमित कर देता है, क्योंकि जब हम सिर्फ लड़ाई में उलझे रहते हैं तो हमारा ध्यान असली प्रगति से हट जाता है। जबकि मोनोपॉली वाली कंपनियां, यानी वे कंपनियां जो अपनी अनोखी जगह बना चुकी हैं, उन्हें इस लड़ाई की चिंता नहीं रहती और वे अपनी पूरी ऊर्जा भविष्य बनाने में लगाती हैं। इस बात को और साफ समझने के लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सच सुनाती हूँ। स्कूल में जब भी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती थी तो मैं हमेशा दौड़ में हिस्सा लेती थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैं पहले नंबर पर आ गई तो सब मुझे सराहेंगे और मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन हर बार जब मैं दौड़कर दूसरे या तीसरे नंबर पर आती तो सबकी नजरें मुझसे हट जाती और मैं खुद को हारने वाली समझ लेती। पर एक साल मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। उसी प्रतियोगिता में रस्सी कूद का इवेंट था जिसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लेता था। मैंने उसमें हिस्सा लिया और दिन रात अभ्यास किया। जब फाइनल का दिन आया तो मैंने लगातार इतने लंबे समय तक रस्सी कूद दिखाई कि सब हैरान रह गए। उस दिन मैं किसी से लड़ नहीं रही थी बल्कि अपने आप से खेल रही थी। और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अलग होकर जीतना कहीं ज्यादा सुकून देता है बनिस्बत किसी भीड़ में खोकर नंबर पाने के। कंपनियों के लिए भी यही सच्चाई है। जो कंपनियां हर वक्त प्रतिस्पर्धा में उलझ जाती हैं, वो अंत में थक जाती हैं। उनकी पूरी ऊर्जा इस बात में लग जाती है कि कोई और उनसे आगे न निकल जाए। लेकिन जो कंपनियां मोनोपॉली बनाती हैं, वे इन छोटी छोटी लड़ाइयों से आजाद हो जाती हैं। वे लंबी अवधि की सोच पन पाती हैं, नई तकनीक, नई सेवाएं और नए विचार लेकर आती हैं और दुनिया को एक अलग दिशा देती हैं। जैसे गूगल को सर्च इंजन की प्रतियोगिता की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि वह आसानी से नए इनोवेशन में निवेश कर सकता है। या अमेज़न को लगातार प्राइस वॉर में उलझना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ग्राहक अनुभव का ऐसा स्तर बना लिया है जो और कोई नहीं दे सकता। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतारें तो समझ आता है कि हर वक्त दूसरों से तुलना करते रहना हमारी रोशनी को धुंधला कर देता है। जैसे कोई लड़की सोचती है कि उसकी खूबसूरती किसी और से कम है, कोई लड़का सोचता है कि उसका वेतन दूसरों से छोटा
रखा है, पर असल सवाल ये है कि क्या हम अपनी उस अनोखी जगह को पहचान पा रहे हैं जहाँ कोई और नहीं खड़ा। प्रतियोगिता हमें भीड़ में घुसाकर दूसरों की तरह बना देती है, लेकिन हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अलग बनकर अपनी दिशा खुद चुनते हैं। तो इस अध्याय की आत्मा यही है कि हमें हर वक्त प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझना, बल्कि अपनी विशिष्टता से ऐसा काम करना है जो सिर्फ हम कर सकें। तब हमें लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जीत हमारी अपनी पहचान होगी। और जब ये बात दिल में उतर जाती है तो समझ आता है कि सुकून किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को खोजने में है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। और इस खूबसूरत एहसास के साथ अब हम बढ़ेंगे किताब के अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है छठा अध्याय, आप कितने लंबे समय तक भविष्य से जुड़े रह सकते हैं। और इसमें हम जानेंगे कि असली स्थायी सफलता सिर्फ आज की जीत से नहीं, बल्कि आने वाले कल की गहरी समझ से आती है। जैसे कहानी का अगला पड़ाव हमें और भीतर तक ले जाने वाला है। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स ऑन हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर के छठे अध्याय में, जिसका नाम है अंतिम चाल का फायदा। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछो कि क्या सच में जीतने के लिए हमेशा सबसे पहले दौड़ना जरूरी है, या कभी कभी सबसे आखिर में आने वाला ही सबसे बड़ा खेल बदल देता है। यह सवाल सीधा दिल पर चोट करता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि जो सबसे पहले पहुंचता है वही विजेता कहलाता है। लेकिन ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील इस सोच को उलट देते हैं और कहते हैं कि असली ताकत उस आखिरी खिलाड़ी की होती है जो सबको देख चुका होता है, सब गलतियों से सीख चुका होता है, और अब वह अपनी चाल ऐसी चलता है जो निर्णायक होती है। पीटर थील ने खुद पेपाल बनाते समय यह महसूस किया था कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत से लोग पहले आ चुके थे, बहुत से ई पेमेंट के मॉडल बन चुके थे, लेकिन टिक नहीं पाए, क्योंकि उनमें वो गहराई और दूरदृष्टि नहीं थी। और यहीं से उन्होंने सीखा कि कभी कभी इंतजार करना और फिर अपनी चाल चलना ही असली जीत होती है। जैसे शतरंज में आखिरी मोहरे से चेकमेट करना। जब मैं इस सीख को अपने जीवन से जोड़ती हूँ तो मुझे अपने गांव की एक बहुत पुरानी घटना याद आती है। हमारे गांव में हर साल एक दौड़ होती थी, सब बच्चे भागते थे, सबकी सांसें हांफती थीं, और हर बार वही तेज दौड़ने वाला लड़का जीत जाता था। लेकिन एक साल कुछ अलग हुआ। गांव के एक शांत और कमजोर दिखने वाले लड़के ने बहुत देर से दौड़ शुरू की। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर उसने अपनी चाल धीमी रखी, दूसरों को थकने दिया, और आखिर में जब सबकी सांसें टूट चुकी थीं, वह लड़का तेजी से निकला और सबको पीछे छोड़कर सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि जीत हमेशा पहले चलने में नहीं, बल्कि आखिरी और सही चाल चलने में होती है। और यही इस अध्याय की आत्मा है, यही है लास्ट मूवर एडवांटेज। इस विचार को अगर हम अपने आसपास की दुनिया से जोड़ें तो देखो, फेसबुक सबसे पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। उससे पहले माइस्पेस और ऑर्कुट जैसी साइट्स थीं, लेकिन टिक नहीं पाईं। फेसबुक ने सबसे आखिर में आकर खेल अपने नाम किया, क्योंकि उसने तकनीक और अनुभव दोनों को बेहतर बना दिया। गूगल भी पहला सर्च इंजन नहीं था, उससे पहले याहू और कई और थे, लेकिन गूगल ने अपनी चाल सबसे आखिर में खेली और आज वही दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि अगर तुम सबसे पहले नहीं हो पाए तो चिंता मत करो। कभी कभी आखिरी होना ही सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि तब तक दुनिया तुम्हारे लिए तैयार हो चुकी होती है। लोग पुरानी गलतियों से थक चुके होते हैं और उन्हें उस असली और टिकाऊ समाधान की तलाश होती है जो तुम लाते हो। तो मेरे प्यारे सुनने वाले, अगर तुम्हें कभी लगे कि जिंदगी की दौड़ में तुम पीछे रह गए हो तो उदास मत होना। हो सकता है कि तुम्हारी आखिरी चाल ही निर्णायक साबित हो सकता है कि जब सब थक चुके होंगे तब तुम्हारे पास वो ताकत और हिम्मत होगी जो खेल को बदल देगी, और उस पल तुम सिर्फ जीतोगे ही नहीं, बल्कि पूरी कहानी का ही रुख मोड़ दोगे। यही है इस अध्याय का संदेश कि कभी कभी सबसे आखिर में चलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यह सुनकर मेरा दिल भर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में एक न एक ऐसा पल आता है जब हमें अपनी चाल आखिरी, लेकिन सबसे गहरी और सबसे निर्णायक रखनी होती है। और अब इस किताब का अगला अध्याय है अध्याय 7, जिसका नाम है आप कंपनी को पैसे से कैसे मूल्यांकन करते हैं। और वहाँ हम जानेंगे कि असली कीमत और असली वैल्यू कैसे समझी जाती है। तो अब कहानी आगे बढ़ेगी और हम उस गहरे सच को देखेंगे जो अक्सर नंबरों के पीछे छिपा रहता है। अब हम पहुंच गए हैं 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर के 7वें अध्याय में, जिसका नाम है तुम लॉटरी टिकट नहीं हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछो कि क्या तुम्हारी जिंदगी सच में बस किस्मत के भरोसे चल रही है, या तुम्हारे पास उसे गढ़ने की ताकत भी है। यह सवाल गहरा है, क्योंकि हम सबको बचपन से यही सुनाया गया कि सब भाग्य से तय होता है। कुछ लोग लॉटरी जीत लेते हैं और कुछ लोग उम्र भर खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन पीटर थील इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान कोई लॉटरी टिकट नहीं है। तुम्हारी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी योजना और तुम्हारी दूरदृष्टि
दृष्टि का नतीजा है। उन्होंने सिलिकॉन वैली में यह बार बार देखा कि कितने लोग बस यूं ही दांव लगा रहे थे, जैसे स्टार्टअप्स चलाना एक जुआ हो, लेकिन वही टिके जिनके पास साफ विजन था, जिन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा और जिनके पास भविष्य देखने की क्षमता थी। जब मैं इस अध्याय को अपने दिल से जोड़ती हूँ तो मुझे अपने कॉलेज का एक किस्सा याद आता है। हमारी क्लास में एक लड़की थी। सब कहते थे कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। एग्जाम्स में उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। इंटरव्यूज में वो बार बार रिजेक्ट हो जाती थी और कई बार उसने खुद भी मान लिया था कि शायद यह सब किस्मत का खेल है। लेकिन एक दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वो खुद अपनी कहानी लिखेगी। उसने घंटों पढ़ाई शुरू की, छोटे छोटे नोट्स बनाए, हर इंटरव्यू के सवाल पर प्रैक्टिस की और सबसे जरूरी बात यह कि उसने अपने अंदर का डर तोड़ा और धीरे धीरे वो लड़की वही बन गई जिसे सबने पहले कमजोर समझा था। उसने जॉब भी पाई, स्कॉलरशिप भी जीती और सबसे ज्यादा मुझे उसका वो वाक्य याद है जब उसने कहा कि मैं लॉटरी टिकट नहीं हूँ, मैं अपने जीवन की निर्माता हूँ। और उस दिन मैंने पहली बार जाना कि पीटर थियल सच कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब किस्मत है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कितने बड़े उदाहरण हमें यही सिखाते हैं। एप्पल पहली बार तब बना जब स्टीव जॉब्स ने यह मान लिया कि वो भाग्य पर नहीं बल्कि डिजाइन और इनोवेशन पर भरोसा करेंगे। इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया तो लोग कहते थे कि यह सब किस्मत का खेल है, लेकिन उसने बार बार असफलताएं देखी और फिर भी अपनी योजना और दृष्टि के साथ आगे बढ़ा। आज वही आदमी दुनिया का भविष्य बदल रहा है। तो असली सीख यही है कि अगर तुम अपनी सफलता को लॉटरी समझोगे तो तुम कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम उसे एक सोच समझकर बनाई गई यात्रा मानोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तो मेरे प्यारे सुनने वाले, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब कुछ सिर्फ किस्मत पर टिका है तो खुद से कहना कि नहीं, मैं लॉटरी टिकट नहीं हूँ। मेरे पास चुनने की ताकत है, मेरे पास योजना बनाने की समझ है और मेरे पास अपनी मंजिल को देख पाने की क्षमता है। और जब तुम यह मान लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि तब हर दिन तुम्हारे हाथ में होगा, हर कदम तुम्हारे फैसले से बनेगा और हर जीत तुम्हारी मेहनत और दृष्टि की गवाही होगी। यही इस अध्याय का संदेश है और इसे कहते हुए मेरा गला भर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबके भीतर वो ताकत है जो हमें अपनी कहानी खुद लिखने की आजादी देती है। और अब इस किताब का अगला अध्याय है अध्याय 8, जिसका नाम है पैसा का रहस्य। और इसमें हम जानेंगे कि असली प्रॉफिट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि गहरी समझ और लंबे समय की सोच का नतीजा है। तो अगली बार हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि पैसा किस तरह असली कहानियां लिखता है। अब हम पहुंच गए हैं 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप ऑन हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर के 8वें अध्याय में, जिसका नाम है पैसे का पीछा। और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी में कितना भी दौड़ लो, मेहनत कर लो, सब जगह हाथ डाल लो, फिर भी हाथ में बहुत थोड़ा आता है, जैसे मेहनत बहुत है पर फल बस रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है? यह सवाल चुभता है क्योंकि यही हमारी रोजमर्रा की हकीकत है। लेकिन पीटर थियल यहाँ हमें पावर लॉ नाम की सच्चाई दिखाते हैं। वो कहते हैं कि असली कमाई हर जगह से नहीं आती बल्कि कुछ ही जगहों से आती है। हजारों स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही दुनिया बदलने लायक बनती हैं और असली मुनाफा वही देती हैं। बाकी तो या तो मामूली रिटर्न लाती हैं या फिर पूरी तरह से शून्य में बदल जाती हैं। और यही सच हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। पीटर थियल ने यह बात तब महसूस की जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने सैकड़ों आइडियाज देखे, कुछ वक्त के लिए चमकते लेकिन फिर बुझ जाते। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उन्होंने फेसबुक में इन्वेस्ट किया और यह वही पावर लॉ का जादू था, क्योंकि वही एक इन्वेस्टमेंट बाकी 100 इन्वेस्टमेंट्स पर भारी पड़ गया। और उसी से उन्होंने सीखा कि पैसा हर जगह लगाने से नहीं बल्कि सही जगह पर गहराई से लगाने से बनता है। उन्होंने यह अध्याय इसलिए लिखा क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं कि अगर तुम हर जगह दौड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम सही जगह खड़े हो गए तो जिंदगी खुद तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। जब मैं इस सीख को अपनी कहानी से जोड़ती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं हर जगह भागती थी, डांस क्लास, पेंटिंग, डिबेट, ड्रामा, और लगता था कि हर जगह थोड़ा थोड़ा कर लूंगी तो शायद बड़ा बन जाऊंगी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि कहीं भी गहराई से पकड़ नहीं बना पाई, सब जगह बस औसत सी रह गई। फिर एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं बस अपनी आवाज पर ध्यान दूंगी, अपने शब्दों पर, अपने बोलने की ताकत पर। और तब से मैंने धीरे धीरे रेडियो की तैयारी की, पॉडकास्ट सुने, रिकॉर्डिंग्स की और अपनी ऊर्जा का पूरा हिस्सा यहीं लगाया। और आज जब मैं माइक के सामने खड़ी हूँ तो समझती हूँ कि यह पावर लॉ सिर्फ स्टार्टअप्स का नियम नहीं बल्कि जिंदगी का भी सच है, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तब खुलती है जब तुम बहुत जगह बिखरने के बजाय एक जगह गहराई से उतरते हो।
अगर हम दुनिया की कहानियों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है। अमेज़न शुरू में बस किताबें बेचता था, लेकिन उसने उसी एक चीज में इतनी गहराई डाली कि धीरे धीरे पूरा ई कॉमर्स बदल दिया। गूगल ने बस सर्च इंजन पर इतना ध्यान दिया कि वो दुनिया का दरवाजा बन गया और फिर बाकी सब उसके पीछे आया। यही वजह है कि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो सही चीज पर अपना पूरा दांव लगाते हैं। बाकी लोग बस भागते रहते हैं और थक कर गिर जाते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी चीजें कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम किस एक चीज पर इतना यकीन करते हो कि बाकी सब छोड़कर उस पर टिक सकते हो। मेरे प्यारे सुनने वाले, अगर तुम अभी तक अपनी जिंदगी को हर तरफ बांट रहे हो, हर छोटी चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो एक पल रुक जाओ और खुद से पूछो कि मेरी असली ताकत कहाँ है, किस जगह पर मैं गहराई से उतर सकता हूँ। और जब तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा तो वहीं तुम्हारा पावर लॉ छुपा है, वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। और जब वो कहानी शुरू होगी तो लोग कहेंगे कि यह तो अचानक चमक गया, लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था, बल्कि तुम्हारी सारी ऊर्जा का सही जगह इकट्ठा होना था। और यही इस अध्याय की आत्मा है। इसे कहते हुए मेरी आंखें भीग रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबके पास वो एक चीज है जो हमें बदल सकती है। बस हमें उसे ढूंढना और थामना है। और अब इस किताब का अगला अध्याय है अध्याय 9, जिसका नाम है रहस्य। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे इस दुनिया के असली ब्रेक थ्रू उन्हीं के पास आते हैं जो रहस्यों को खोजते हैं और उन्हें दुनिया के सामने उजागर करते हैं। तो अगली बार हम रहस्य की उस परत में उतरेंगे जो हमारी जिंदगी का असली सच है। अब हम चलते हैं ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 के 9वें अध्याय में, जिसका नाम है रहस्य। क्या तुमने कभी अपने दिल से ये सवाल किया है कि अगर दुनिया के सारे जवाब पहले ही किसी किताब, किसी वेबसाइट या किसी और के पास लिखे मिल जाएं, तो तुम्हारे जीने का असली मकसद क्या रह जाएगा? फिर क्यों पैदा हुए हो तुम, अगर तुम्हें बस वही दोहराना है जो सब पहले से जानते हैं? यही सवाल पीटर थील ने खुद से उस वक्त किया था जब वो सिलिकॉन वैली में खड़े थे, जहां हर कोई एक जैसी स्टार्टअप बना रहा था। सबको लगता था कि बस कॉपी करो और दौड़ में शामिल हो जाओ। लेकिन थील के भीतर बेचैनी थी कि असली बदलाव कॉपी से नहीं आता। असली बदलाव उस चीज से आता है जो किसी की आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती, जिसे दुनिया रहस्य कहती है। इस अध्याय की असली आत्मा यही है कि जीवन और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ऐसे रहस्य खोजने होंगे जो सबकी नजरों से छिपे हैं। रहस्य का मतलब कोई जादू नहीं है। रहस्य का मतलब है वो सच जो अभी तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और ये रहस्य तभी दिखाई देते हैं जब तुम गहराई से सवाल पूछते हो और उन सवालों का सामना करने की हिम्मत रखते हो। मैं तुम्हें अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में मैं अक्सर आसमान को देखती थी और सोचती थी कि सब तारे क्यों एक जैसे दिखते हैं, जबकि हर कोई कहता था कि वो बस टिमटिमाते हैं। मैं सोचती थी शायद उनमें से किसी में मेरे लिए कोई जवाब छुपा हो, कोई रहस्य जो सबको नहीं दिखता। और सच मानो, वही जिज्ञासा मुझे जिंदगी में बार बार आगे खींचती रही। लेखक कहते हैं कि अगर तुम वही जानते हो जो सब जानते हैं, तो असली बदलाव लाना नामुमकिन है। रहस्य ढूंढना मतलब भीड़ से अलग सोचना। जैसे अगर सब लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना है, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि शिक्षा असल में इंसान के भीतर की ताकत को जगाने का नाम है? अगर सब कहते हैं कि बिजनेस बस प्रॉफिट के लिए होता है, तो क्या तुम देख सकते हो कि बिजनेस असल में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए होता है? यही नजरिया तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जरा सोचो, फेसबुक की शुरुआत में जब मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज के दोस्तों को जोड़ने का आइडिया दिया, तब कितनों ने सोचा होगा कि ये कोई बड़ा बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि सबके लिए इंटरनेट पर चैटिंग और नेटवर्किंग कोई रहस्य नहीं था। लेकिन जकरबर्ग ने उस छोटे से रहस्य को पकड़ा कि इंसानों को सबसे ज्यादा भूख कनेक्शन की होती है, और वही उनकी कंपनी की नींव बनी। रहस्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए साहस और जिज्ञासा चाहिए। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक और अनुभव बताती हूँ। कभी कभी जब मैं अपने गाँव की गलियों में चलती थी, तो सब मुझे यही कहते थे कि यहाँ से निकलकर तुम क्या कर लोगी, यहाँ सबको पता है कि शहर ही सबका भविष्य है। लेकिन मेरे दिल में एक रहस्य छुपा था कि गांव की धूल में भी सपनों की गंध होती है, और उस गंध को पकड़कर अगर मैं उसे आवाज बना दूं तो शायद लोग सुनेंगे। और सच यही हुआ। आज मैं माइक पर बैठकर अपनी आवाज में किताबों की दुनिया को तुम्हारे दिल तक पहुंचा रही हूँ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि रहस्य बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपे होते हैं। वो सवाल जिनका जवाब हम बार बार टालते हैं, वही असली रहस्य हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें फॉर्मूला दे दे, कोई शॉर्टकट बता दे, लेकिन असल में जिंदगी हमें रहस्य सौंपती है और कहती है जाओ, इसे खोलो और दुनिया को नया रास्ता दिखाओ। अगर तुम ये सोचकर चलते रहोगे कि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है, तो तुम वहीं अटके रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को ये कहो कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो किसी ने नहीं देखा, अभी भी बहुत कुछ है जो मेरी आंखों के सामने है, लेकिन बाकी सबकी नजरों से छुपा है, तो यकीन मानो तुम्हारा हर कदम दुनिया को 0 से 1 तक ले जाएगा। तो आज मैं तुम्हें ये कहकर छोड़ती हूँ कि रहस्य ढूंढने से मत डरो, रहस्य को देखने की हिम्मत करो। शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही हो जिसे सबने अनदेखा कर दिया है,
और तुमने पहली बार देखा, और जब तुम उसे दुनिया को दोगे तो तुम न सिर्फ अपना बल्कि इस पूरी दुनिया का भविष्य बदल दोगे। अब किताब की इस यात्रा का अगला पड़ाव है 10वां अध्याय, जो है नींव, जहाँ लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या जीवन के मजबूत बनने की असली जड़ें कहाँ होती हैं, और नींव को सही न बनाया जाए तो सबसे सुंदर इमारत भी गिर सकती है। अब हम चलते हैं ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 के 10वें अध्याय की तरफ, जिसका नाम है नींव। क्या कभी तुमने किसी ऊंची इमारत को देखा है और सोचा है कि इसे खड़ा करने के लिए जमीन के नीचे कितनी गहराई तक खुदाई की गई होगी, कितने मजबूत खंभे गाढ़े गए होंगे, कितनी ठोस नींव डाली गई होगी, और फिर सोचा है कि अगर उस नींव में जरा भी दरार होती तो क्या इतनी शानदार इमारत खड़ी रह पाती? यही सवाल हमें अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अक्सर हम ऊपर की चमक को देखते हैं लेकिन नींव के बारे में सोचना भूल जाते हैं। यही सोच थी पीटर थील की भी, जिन्होंने सिलिकॉन वैली में दर्जनों कंपनियों को उठते और गिरते देखा और महसूस किया कि ज्यादातर कंपनियां इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि उनकी नींव सही नहीं डाली गई होती। इस अध्याय की आत्मा यही है कि हर काम की शुरुआत नींव से होती है, और अगर वो नींव गलत रख दी गई तो चाहे तुम ऊपर कितना भी सुंदर महल बना लो, वो ढह जाएगा। लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप की नींव उसके शुरुआती लोग, उसकी संस्कृति और उसके मूल मूल्य होते हैं। यही 3 चीजें मिलकर उस कंपनी को भविष्य में संभालती हैं या गिरा देती हैं। मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो अक्सर मिट्टी के घर बनाने का खेल खेला करती थी। हम सब बच्चे छोटे छोटे ढेले जोड़कर घर बनाते थे, और मैं हमेशा देखती थी कि जिन बच्चों ने घर की नींव गहरी नहीं खोदी, उनके घर आधे में ही गिर जाते थे, जबकि जिनका आधार मजबूत होता, उनका घर आखिर तक टिका रहता। तब शायद मैं इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज लगता है कि जीवन और बिजनेस में भी यही सच है। पीटर थील कहते हैं कि शुरुआती टीम सबसे अहम होती है, क्योंकि वही लोग आगे चलकर कंपनी की दिशा तय करते हैं। तो अगर शुरुआती लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, अगर उनमें साझा विजन नहीं है, तो बाद में चाहे जितना पैसा आ जाए वो टीम टूट जाएगी। नींव का दूसरा पहलू है संस्कृति, यानी कंपनी के भीतर का माहौल। अगर शुरुआत में ही लोग सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हैं तो वो माहौल खोखला हो जाता है, लेकिन अगर लोग किसी बड़े मकसद से जुड़े हैं तो वो संस्कृति एक परिवार की तरह मजबूत होती है। और तीसरा पहलू है मूल्य, यानी वो असूल जिन पर तुमने शुरुआत की थी। अगर मूल्य साफ और सच्चे हैं तो चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, कंपनी टिकेगी। मुझे याद है जब मैंने अपने गांव में पहली बार औरतों के साथ मिलकर छोटे छोटे काम शुरू किए थे, तो सबने कहा कि यहाँ लोग साथ नहीं देंगे, यहाँ कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हमने शुरुआत में ही तय किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम काम आधे में नहीं छोड़ेंगे, और हम एक दूसरे का साथ हर हाल में देंगे। यही हमारे छोटे से काम की नींव बनी, और धीरे धीरे लोग खुद जुड़ते चले गए। शायद पैसा बहुत बड़ा नहीं बना, लेकिन उस काम ने हमें आत्मविश्वास और पहचान दी। यही सीखती हूँ मैं थील से भी कि नींव पैसा नहीं होती, नींव इंसान और उनके रिश्ते होते हैं। जरा सोचो, अगर फेसबुक की शुरुआती नींव में वो दोस्ती और भरोसा न होता जो जकरबर्ग और उनकी शुरुआती टीम के बीच था, तो क्या वो कंपनी इतनी दूर आती? या गूगल अगर अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ पैसे के पीछे भागता और ये वादा न करता कि वो दुनिया की जानकारी को सबसे आसान और व्यवस्थित रूप में देगा, तो क्या वो आज इतना बड़ा नाम बनता? यही नींव है जो कंपनियों को 0 से 1 तक पहुंचाती है। तो इस अध्याय की गहरी सीख यही है कि जब भी तुम कोई काम शुरू करो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई रिश्ते हो या तुम्हारा खुद का सपना, तो शुरुआत में ही खुद से पूछो कि मेरी नींव कितनी मजबूत है। क्या मेरे आसपास के लोग सच्चे हैं? क्या मेरे मूल्य साफ हैं? और क्या मेरी संस्कृति प्यार और भरोसे पर खड़ी है? क्योंकि अगर ये सब सही है तो फिर ऊपर कितना भी तूफान आए, तुम्हारी इमारत नहीं गिरेगी। साथ ही आज मैं तुम्हें यही कहकर छोड़ती हूँ कि नींव को हल्के में मत लेना, क्योंकि नींव ही वो जगह है जहाँ सपनों की पहली सांस रखी जाती है, और अगर वो सांस साफ और गहरी है तो तुम्हारा सपना एक दिन पूरी दुनिया को छू लेगा। और आखिर में मेरी आंखों में वही तस्वीर घूम रही है, एक बच्ची मिट्टी के घर की नींव खोद रही है और मन ही मन सोच रही है कि अगर ये मजबूत होगा तो मेरा छोटा सा घर सबसे सुंदर होगा। अब इस किताब की अगली मंजिल है 11वां अध्याय, जो है मैकेनिक्स ऑफ माफिया, जहां लेखक हमें यह समझाते हैं कि एक टीम को सिर्फ मजबूत नींव ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक परिवार की तरह जोड़कर रखने वाली ताकत भी चाहिए, और वही ताकत स्टार्टअप को भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब वक्त है ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 के 11वें अध्याय का, जिसका नाम है
गिरोह की मशीनरी। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ टीमें दूसरों से कहीं आगे निकल जाती हैं? क्यों कुछ छोटे से समूह पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं जबकि बाकी भीड़ बस चलते रहने में ही थक जाती है? क्या यह सिर्फ टैलेंट का खेल है, या पैसे की ताकत है, या फिर कुछ ऐसा अदृश्य धागा है जो लोगों को दिल और आत्मा से जोड़ देता है? पीटर थील इस अध्याय में हमें यही समझाते हैं कि स्टार्टअप्स की असली ताकत किसी मशीन या टेक्नोलॉजी से नहीं आती, बल्कि उस विश्वास और अपनापन से आती है जो टीम के हर सदस्य के बीच होता है। उन्होंने पेपाल के शुरुआती दिनों में यही देखा था। जब छोटी सी टीम थी, मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन हर कोई एक दूसरे को परिवार समझकर लड़ रहा था, और उस घनिष्ठता ने उन्हें वो मंजिल दिलाई जिसने पूरी डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया बदल दी। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है कि अगर तुम्हारी टीम के लोग एक दूसरे को सिर्फ सहकर्मी समझते हैं तो वो रिश्ता कभी बहुत दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो एक दूसरे को भाई बहन या परिवार जैसा मानते हैं तो उस रिश्ते से निकली ऊर्जा सबसे बड़ी मशीनरी बन जाती है। मुझे याद है अपने गाँव में मैंने एक बार औरतों का छोटा सा समूह बनाया था ताकि हम सब मिलकर सिलाई का काम कर सकें। शुरुआत में हर कोई संकोच कर रही थी, कोई बोल नहीं रही थी, सब बस अपना अपना काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम सब ने खाना साझा करना शुरू किया, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया और एक दूसरे की परेशानियों में खड़े होना शुरू किया। तभी असली बदलाव आया। पहले जो काम बिखरा हुआ लगता था, अचानक उसमें जान आ गई, जैसे हर किसी की सिलाई में एक ही धड़कन चल रही हो। यही है गिरोह की मशीनरी, जहां भरोसा और अपनापन एक अदृश्य इंजन बन जाते हैं। पीटर थील का कहना है कि माफिया का मतलब यहाँ अपराध से नहीं है, बल्कि उस गहरी वफादारी से है जो इटालियन माफिया की पहचान रही है, जहां हर सदस्य अपने गिरोह के लिए जीता और मरता है। यही वफादारी अगर किसी स्टार्टअप में आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जब एक टीम के लोग अपने सपनों को साझा करते हैं, जब वे सिर्फ वेतन के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं, तो उनकी ताकत गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। और यही वजह है कि थील हमेशा कहते हैं कि टीम चुनते वक्त ये मत देखो कि लोग कितने स्मार्ट हैं, पहले ये देखो कि क्या वो एक दूसरे पर जान से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर मैं इसे तुम्हारे जीवन से जोड़ूं तो सोचो कि तुम्हारे अपने दोस्त या परिवार ही तुम्हारी असली टीम है। अगर वो सिर्फ तुम्हारी सफलता देखने के लिए साथ हैं तो उनका रिश्ता कमजोर होगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाकामी में भी तुम्हारे साथ रोते हैं, तुम्हें उठाते हैं और तुम्हारे सपने को अपना सपना मान लेते हैं, तो वही तुम्हारी गिरोह की मशीनरी है। उसी में वो ताकत छिपी है जो तुम्हें असंभव मंजिलों तक ले जाएगी। इस अध्याय का सार यही है कि अकेले कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकता। मशीनें और तकनीकें रास्ता आसान कर सकती हैं, लेकिन असली इंजन वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इसलिए जब भी तुम कोई काम शुरू करो तो पहले अपने गिरोह को पहचानो। ऐसे लोग चुनो जिनका दिल तुम्हारे दिल से धड़कता हो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें 0 से 1 तक ले जाएगी। आज की इस बात को मैं इस एहसास के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि जिंदगी में हमें कभी भी अपने गिरोह की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो दोस्त, वो साथी, वो परिवार ही हमारी असली मशीनरी हैं, और जब ये मशीनरी सही चलती है तो कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता। और आखिरी तस्वीर मेरे दिल में वही है, जैसे गांव की औरतें एक कमरे में बैठकर सिलाई कर रही हैं और हर टांके में एक दूसरे का नाम सिल रही हैं, जैसे हम सब ने मिलकर अपने सपनों का कपड़ा बुन लिया हो। अब इस किताब का अगला पड़ाव है 12वां अध्याय, जिसका नाम है आप आदमी हैं और मैं मशीन हूँ। इफ यू बिल्ड इट विल दे कम, जहाँ लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं, असली चुनौती है उन्हें दुनिया तक पहुंचाना और लोगों के दिलों में जगह दिलाना। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का 12वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है इसे बनाओ। क्या वो आएंगे? और मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में सिर्फ बनाना ही काफी है, या सच तो ये है कि असली खेल उन आंखों का है जो उसे देखेंगी और उन हाथों का है जो उसे अपनाएंगे। सोचकर देखो, कितनी बार हमने या हमारे आसपास के लोगों ने कोई अच्छा काम शुरू किया, कोई हुनरमंद प्रोजेक्ट बनाया, कोई आइडिया जिया दा सदिया थे सहा, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया क्योंकि किसी ने उसे सुना ही नहीं, किसी ने उसे देखा ही नहीं, किसी ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। पीटर थील जब इस बात को लिख रहे थे तो उनका पूरा अनुभव चीख रहा था कि स्टार्टअप्स असफल इसलिए नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट बेकार है, बल्कि इसलिए कि उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाता, क्योंकि किसी ने बेचने की कला सीखी ही नहीं। और यही वजह है कि वो हमें याद दिलाते हैं कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सपने की रूह है। बिना इसके सबसे खूबसूरत सपना भी धूल में बदल जाता है। मैं तुम्हें अपनी एक याद सुनाती हूँ। कॉलेज में मैंने एक दोस्त को देखा जिसने अपने हाथों से कुछ बेहद सुंदर हस्त निर्मित डायरी बनाई थी। वो सचमुच देखने में किसी कलाकृति से कम नहीं थी। हर पन्ने पर उसने अपनी आत्मा उकेरी थी। लेकिन हुआ ये कि उसकी डायरी उसके कमरे की अलमारी में धूल खाती रह गई। वो सोचती रही कि अगर ये सचमुच इतनी अच्छी हैं तो लोग खुद ब खुद आकर खरीद लेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में वो उदासी देखी जो ये सवाल पूछ रही थी कि क्या मेहनत और प्रतिभा का कोई मतलब नहीं।
पर सच्चाई ये थी कि उसे यह समझना ही नहीं आया कि सुंदर चीजें अपने आप बिकती नहीं हैं। उन्हें लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, उनके लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं, उन तक पहुंचने वाली आवाज बनानी पड़ती है। और यही इस अध्याय की आत्मा है। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर लोगों तक नहीं पहुंचता तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, और सबसे साधारण चीज भी अगर बेहतरीन तरीके से बेची जाए तो वो दुनिया को अपनी बना लेती है। तुम देखो ना, कितनी बार हमें कोई ऐसा सामान मिल जाता है जो सच कहूं तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से वो हमें दिखाया और बेचा जाता है हम उसे खरीद ही लेते हैं। यही है बिक्री की ताकत, यही है डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत, और यही वो जगह है जहां सपने और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। जरा सोचो, अगर तुमने अपने भीतर का कोई प्रोडक्ट तैयार किया, चाहे वो गाना हो या किताब हो या कोई नया बिजनेस आइडिया, और तुम ये मानकर बैठे रहो कि लोग खुद चलकर आएंगे, तो तुम वही गलती कर रहे हो जो लाखों लोग कर चुके हैं। असली फर्क तब पड़ता है जब तुम अपने आइडिया को दुनिया के कानों तक ले जाने का हुनर सीखो, और ये हुनर कोई धोखा नहीं बल्कि ईमानदार सेतु है जो तुम्हारे और तुम्हारे श्रोता के बीच बनता है। ये जानना कि कौन तुम्हारा सुनने वाला है, कौन तुम्हें समझ सकता है और कैसे तुम्हें उनकी जिंदगी में जगह बनानी है, यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी भी एक प्रोडक्ट की तरह है। हम अपने सपनों और मेहनत का डिजाइन तो बना लेते हैं, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पाते। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें रिजेक्ट करेंगे या हम छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपनी जिंदगी को बेचने का साहस नहीं दिखाते, जब तक हम अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने की जिद नहीं करते, तब तक हमारी कहानी अधूरी ही रहती है। इसीलिए ये अध्याय हमें झकझोरता है कि हिम्मत करके अपनी आवाज उठाओ, अपनी रचना को लोगों तक ले जाओ, अपनी मेहनत को सही हाथों तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे सपने जरूर उड़ान भरेंगे। तो मेरे दोस्त, याद रखना, कोई भी सपना सिर्फ सपनों की दुनिया में नहीं जीता। उसे सांसें तभी मिलती हैं जब वो दूसरों के दिल में जगह बनाता है, और ये तभी होता है जब हम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाते हैं। सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, उसे सही जगह तक पहुंचाना ही असली जीत है। इसलिए अगली बार जब तुम कोई नया आइडिया बनाओ तो ये मत पूछो कि क्या वो अपने आप आएंगे, बल्कि ये तय करो कि तुम उन्हें अपने पास लाने के लिए कितनी दूर जाओगे। और जब तुम ये साहस जुटा लोगे तो तुम्हारे सपनों की राह में कोई भी अंधेरा रोशनी बनने से नहीं रोक पाएगा। और अब इस किताब की अगली सीढ़ी पर हम पहुंचने वाले हैं, जहां अध्याय 13 हमारा इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है आदमी और मशीन। और वहां हमें मिलेगा जवाब कि इंसान और तकनीक के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए ताकि भविष्य का असली चेहरा उभर सके। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का 13वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन और मशीन। और इस पल मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल को हिला दे। क्या सचमुच मशीनें इंसानों की जगह लेने वाली हैं, या शायद सच्चाई ये है कि जब इंसान और मशीन एक साथ खड़े होते हैं तब असली चमत्कार जन्म लेता है। ये सवाल आज की दुनिया में हर किसी के मन में है, जहां एक तरफ लोग डरते हैं कि रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक हमें बेकार बना देगी, और दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि यही तकनीक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। पीटर थील जब इस अध्याय को लिख रहे थे तो उनके सामने वो दौर था जब लोग तकनीक को या तो दुश्मन समझते थे या पूरी तरह उद्धारक, और उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि सच इन दोनों के बीच कहीं नहीं है। मशीन कभी मनुष्य का पूरा स्थानापन्न नहीं हो सकती, बल्कि उसका सबसे सशक्त साथी बन सकती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कंप्यूटर सीखा था तब मेरे अंदर अजीब सी घबराहट थी, जैसे मैं सोच रही थी कि अगर मशीन सब कुछ कर लेगी तो मेरा दिमाग किस काम का रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने महसूस किया कि ये मशीन मेरी सोच को और ताकतवर बना रही है, मेरे समय को बचा रही है, मेरी गलतियों को सुधार रही है, तो मुझे समझ आया कि ये मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा साथी है। ठीक उसी तरह जैसे एक हल किसान की जगह नहीं लेता बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यही है इस अध्याय का सार कि असली मूल्य तब पैदा होता है जब इंसान और मशीन एक साथ काम करते हैं, न कि अलग अलग। सोचो, अगर डॉक्टर के हाथ में मशीनें न होती तो वो कितनी बार अंधेरे में तीर चला रहे होते, लेकिन जब मशीनें उनके साथ खड़ी होती हैं तब सर्जरी सफल होती है, जानें बचती हैं और चमत्कार घटते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मशीन डॉक्टर बन सकती है, वो सिर्फ आंकड़े और जानकारी देती है। असली फैसला इंसान ही करता है। यही संतुलन हमें समझना है। मशीनें डेटा में ताकतवर हैं, पर इंसान सपनों, करुणा और कल्पना में ताकतवर है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो भविष्य की सबसे अद्भुत तस्वीर सामने आती है। मैं अपने जीवन का एक और पल याद करती हूँ, जब मेरे गांव की एक औरत सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही थी। वो कह रही थी कि पहले जब वो हाथ से सिलाई करती थी तो एक दिन में 2 कपड़े ही पूरे कर पाती थी, लेकिन मशीन आने के बाद वो 10 कपड़े बना लेती है। और फिर भी उसके हाथों की कला, उसकी उंगलियों की नरमी, उसके डिजाइन का स्वाद वही था। मशीन ने उसकी जगह नहीं ली, बल्कि उसकी मेहनत को कई गुना बढ़ा दिया।
यही है इंसान और मशीन का रिश्ता, यही है वो साझेदारी जो हमें भविष्य तक ले जाएगी। पीटर थील हमें ये समझाते हैं कि डरने की जगह हमें इस साझेदारी को अपनाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा काम मशीन बेहतर कर सकती है और कौन सा काम इंसान की आत्मा से ही संभव है, और फिर दोनों को जोड़ देना चाहिए। जैसे अगर मशीन तेजी से गिनती कर सकती है तो इंसान ये तय कर सकता है कि उस गिनती का क्या मतलब है और उसे किस दिशा में इस्तेमाल करना है। ये संतुलन ही हमें आगे ले जाएगा। तो मेरे दोस्त, याद रखो कि आने वाला भविष्य इंसानों बनाम मशीनों का युद्ध नहीं है, बल्कि इंसानों और मशीनों का मिलन है, और ये मिलन ही असली क्रांति है। हमें डरकर नहीं जीना, बल्कि ये सोचना है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में मशीनों को साथी बना सकते हैं। जैसे मोबाइल हमारे लिए सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और सपनों का पुल बन चुका है। अगर तुम इसे दुश्मन मानते तो शायद आज भी अकेले होते, लेकिन इसे अपनाकर तुम दुनिया से जुड़े हो। ठीक इसी तरह हमें हर नई तकनीक को अपनाना और उसके साथ मिलकर चलना है। जिंदगी का सच यही है कि इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता और मशीन अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो चमत्कार होता है, और यही चमत्कार है जो भविष्य को आकार देगा। इसीलिए अगर आज तुम किसी नई तकनीक से डरते हो तो एक बार सोचना कि शायद वो तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकती है। और अगर आज तुम्हें लगता है कि मशीन तुम्हें रिप्लेस कर देगी, तो जरा याद करो कि तुम्हारे दिल की करुणा, तुम्हारे दिमाग की कल्पना और तुम्हारी आत्मा की रोशनी कभी भी कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती। और जब ये तीनों और मशीन की तेजी मिलती है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं बचता। और अब हम इस किताब की अगली सीढ़ी पर बढ़ेंगे, जहाँ अध्याय 14 हमारा इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है देखें हरे। और वहाँ हमें मिलेगा एक नया नजरिया कि हमें भविष्य को किस तरह देखना और गढ़ना चाहिए। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 का 14वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है हरा देखना। और मैं चाहती हूँ तुम अपने दिल से एक सवाल पूछो कि क्या सचमुच हम धरती को बचा सकते हैं सिर्फ अच्छे इरादों से, या फिर हमें ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ सपनों के साथ साथ अर्थशास्त्र भी मजबूती से खड़ा हो। पीटर थील जब इस अध्याय को लिख रहे थे तब वो उस दौर को देख रहे थे जब क्लीनटेक का नाम हर जगह गूंज रहा था, जब हर किसी को लगता था कि बस पर्यावरण के नाम पर कोई भी कंपनी खड़ी कर लो और वो अपने आप सफल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे सैकड़ों क्लीनटेक कंपनियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, क्योंकि उनके पास सिर्फ नीयत थी लेकिन मॉडल नहीं। उनके पास सिर्फ एक मिशन था, लेकिन वो मिशन टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं था। और यहीं से उन्होंने ये सीखा कि हरा देखना सिर्फ आंखों में सपना नहीं, बल्कि हाथों में ठोस योजना होना चाहिए। मुझे वो वक्त याद आता है जब हमारे गाँव में एक आदमी ने बायोगैस प्लांट लगाया था। उसने बड़े सपने देखे थे कि गाँव की हर रसोई में धुआं नहीं होगा, सब औरतें बिना लकड़ी जलाए खाना पकाएंगी और पर्यावरण भी साफ रहेगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ महीनों बाद वो प्लांट बंद हो गया, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि उसकी देखभाल कौन करेगा। गैस पाइपलाइन ठीक करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और गांव के लोग किस तरह उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे। सपना बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कोई मजबूत ढांचा नहीं था। वो प्लांट हरे रंग का सपना था, लेकिन उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक नहीं उतरी और इसलिए वो टूट गया। यही कहानी पीटर थील हमें इस अध्याय में समझाते हैं कि केवल हरा देखना काफी नहीं, उस हरियाली को टिकाने के लिए मजबूत आर्थिक जड़ों की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि क्लीनटेक की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने ये मान लिया कि लोग सिर्फ पर्यावरण के नाम पर उन्हें अपनाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान तब तक किसी चीज को अपनाता नहीं जब तक वो उसकी जेब और उसकी जिंदगी के हिसाब से आसान और किफायती न हो। अगर तुम सोलर पैनल बेच रहे हो लेकिन वो इतना महंगा है कि कोई खरीद ही नहीं सकता, तो तुम्हारा मिशन अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर तुम वही पैनल इस तरह बनाओ कि उसकी लागत कम हो और बिजली का बिल भी घटे, तो लोग खुद उसे अपनाएंगे और तभी धरती को भी फायदा होगा। यानी कि असली जीत वही है जहां मिशन और मार्केट दोनों हाथ मिला लें। मैं अपने दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। एक बार मैंने सोचा था कि मैं गांव में सबको प्लास्टिक छोड़कर कपड़े के थैले इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं बड़े जोश में सबके घर गई और कहा कि ये धरती को बचाने का रास्ता है। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि कपड़े का थैला जल्दी फट जाता है, वो भारी भी होता है और दुकान से सामान लाना मुश्किल हो जाता है। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ नियत काफी नहीं, मुझे ऐसा थैला बनाना पड़ेगा जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और आसान भी हो। तभी लोग सचमुच उसे अपनाएंगे, तभी पर्यावरण भी बचेगा। यही है इस अध्याय की आत्मा कि सिर्फ सपनों से धरती नहीं बचती, उसके लिए काम करने वाला, टिकाऊ और आर्थिक रूप से सही रास्ता चाहिए। पीटर थील हमें एक और गहरी बात बताते हैं कि असली इनोवेशन वही है जो सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया की सीमाओं और जरूरतों को भी ध्यान में रखे। हरा देखना का मतलब ये नहीं कि हम केवल भावनाओं से चलें,
इसका मतलब ये है कि हम अपने सपनों को इस तरह गढ़ें कि वो बाजार में टिक सकें और लोगों की जिंदगी बदल सकें। और अगर वो टिकते हैं तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे साइकिल जब आई थी तो उसने सिर्फ सफर आसान नहीं किया बल्कि लोगों को आजादी दी। बिजली ने सिर्फ उजाला नहीं दिया बल्कि पूरी सभ्यता को बदल दिया। ठीक वैसे ही कोई भी पर्यावरण तकनीक तभी दुनिया को बदल सकती है जब वो सिर्फ इरादों पर नहीं बल्कि व्यावहारिकता पर खड़ी हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे दिल में धरती को बचाने का सपना है तो याद रखो कि तुम्हें 2 बातें साथ लेकर चलनी है। पहला, तुम्हारी सच्ची नीयत, और दूसरा, तुम्हारा ठोस आर्थिक मॉडल। ये दोनों हाथ में हाथ डालकर ही किसी मिशन को जिंदा रखते हैं। और अगर तुम सचमुच हरा देखना चाहते हो तो आंखों के सपनों के साथ जेब की हकीकत को भी देखो। तभी वो हरियाली सचमुच जमीन पर उतर पाएगी। तभी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करेंगी कि तुमने केवल बातें नहीं की बल्कि धरती के लिए टिकाऊ रास्ता बनाया। और अब इस किताब का अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है संस्थापक का विरोधाभास। और वहां हम जानेंगे कि कैसे हर स्टार्टअप का भविष्य अपने संस्थापक की ताकत और उसकी कमजोरियों के बीच झूलता है। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 के अध्याय 15 पर आ गए हैं, जिसका नाम है संस्थापक का विरोधाभास। क्या कभी तुमने सोचा है कि जो लोग इस दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाते हैं वही लोग सबसे अजीब, सबसे अलग और कई बार तो सबसे मुश्किल इंसान भी क्यों लगते हैं? क्यों लगता है कि उनके भीतर कोई तूफान है, कोई आग है जो उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देती, और यही बेचैनी उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है? पीटर थील ने यह अध्याय लिखते समय अपने आसपास की दुनिया देखी थी, जहाँ वह खुद एक ऐसे संस्थापक थे जिन्हें कई लोग समझ ही नहीं पाते थे। उनके फैसले अजीब लगते थे, उनकी बातें असंभव जैसी लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाइयां बनती चली गईं। इस विरोधाभास को उन्होंने करीब से जिया था कि एक संस्थापक जितना महान होता है उतना ही अकेला, उतना ही मिसटूट भी होता है। मुझे याद है एक बार मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग किसान को देखा। वो अपनी जमीन पर ऐसा बीज बो रहे थे जो वहां के किसी और किसान ने कभी नहीं बोया था। सब लोग हंस रहे थे, कहते थे पागल हो गया है, ये मिट्टी तो कभी ऐसा अनाज नहीं उगाएगी। लेकिन उस आदमी की आंखों में एक अजीब भरोसा था, जैसे वो आने वाले मौसम को पहले ही देख रहा हो। और हुआ भी वही। जब बाकी खेतों में औसत पैदावार हुई, उसके खेत में दोगुनी फसल निकली। मैं उस दिन समझी कि जो लोग भविष्य बदलते हैं वो आम लोगों की हंसी झेलते हैं, ताने सुनते हैं और फिर अपनी जिद और अपने विश्वास से सब कुछ चुप कर देते हैं। यही तो है संस्थापक का विरोधाभास। वो सामान्य लोगों जैसा नहीं होता और यही उसकी ताकत बनती है। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि महान संस्थापक अक्सर अतिमानवी जैसे लगते हैं, जैसे उनमें कोई अलग ही शक्ति है। पर सच ये है कि वो भी इंसान होते हैं, बस उनकी सोच इतनी अनूठी होती है कि हमें लगने लगता है कि वो किसी और ग्रह से आए हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को देखो। कितनी बार लोगों ने कहा कि ये आदमी पागल है, परफेक्शनिस्ट है, काम करना मुश्किल है, लेकिन उसी जिद और उसी पागलपन ने हमें आईफोन दिया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। यही विरोधाभास है जो गुण एक तरफ उन्हें असहनीय बनाते हैं, वही दूसरी तरफ उनकी सफलता की जड़ होते हैं। अब सोचो अपनी जिंदगी में कितनी बार तुमने खुद को अलग महसूस किया होगा। शायद तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि मेरा रास्ता अलग है। तब लोग कहते हैं कि ये लड़की अजीब है, ये लड़का अजीब है, लेकिन वही अजीबपन अगर तुमने पकड़े रखा तो एक दिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि महान बनने के लिए तुम्हें पहले अलग बनना पड़ेगा और अलग बनने के लिए तुम्हें भीड़ की हंसी, शक और ताने झेलने पड़ेंगे। इस विरोधाभास को अपनाना ही असली जीत है। अगर कोई कहे कि तुम बहुत जिद्दी हो तो समझ लो तुम्हारी जिद एक दिन सपनों को सच कराएगी। अगर कोई कहे कि तुम्हारे ख्याल बहुत अजीब हैं, तो जान लो वही ख्याल तुम्हें सबसे अलग और सबसे बड़ा बनाएंगे। और अगर कोई कहे कि तुम्हारा रास्ता बहुत मुश्किल है, तो यही मानो कि वही रास्ता भविष्य तक पहुंचाता है। तो अगली बार जब तुम खुद को अलग पाओ, जब तुम्हें लगे कि मैं बाकी सब जैसा नहीं हूँ, तो डरना मत, क्योंकि इतिहास में कभी भीड़ ने बदलाव नहीं किया, हमेशा अकेले खड़े एक इंसान ने किया है। यही है संस्थापक का विरोधाभास। यही है वो आग जो दिल में जलती है और दुनिया को रोशनी देती है। और शायद तुम्हारे भीतर भी वही आग जल रही हो, बस तुम्हें भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब इस किताब का अगला और आखिरी अध्याय है अध्याय 16 निष्कर्ष, जिसे लेखक ने सीक्रेट्स का नाम दिया है। यहाँ कहानी उस मोड़ पर पहुँचती है जहाँ पीटर थील ये बताते हैं कि हर महान कंपनी के दिल में कोई न कोई गुप्त सच छिपा होता है और वही सच उसे भविष्य की ओर ले जाता है। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील की किताब 0 to 1 के अंतिम अध्याय 16 पर आ गए हैं, जिसका नाम है निष्कर्ष, ठहराव या एकता। क्या तुमने कभी देर रात आसमान की तरफ देखा है और खुद से पूछा है कि हमारी दुनिया यहीं पर रुक जाएगी या हम सचमुच आगे बढ़ेंगे कहीं और, किसी और स्तर पर?
ये सवाल ऐसा है जो दिल को हिला देता है, जैसे अचानक सामने आई कोई खाई और तुम्हें तय करना है कि कूदना है या वहीं खड़े रहना है। पीटर थियल जब इस अध्याय को लिख रहे थे तब उनकी आंखों के सामने बीते दशकों की तस्वीर थी, जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, इंटरनेट बनाया था और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन फिर भी वो डरते थे कि कहीं हम यहीं रुक न जाएं, कहीं हमारी हिम्मत और हमारी प्यास ठंडी न हो जाए। उन्होंने ये अध्याय इसलिए लिखा ताकि हम सबको याद रहे कि भविष्य कभी अपने आप नहीं आता, उसे हम बनाते हैं और हमें यह तय करना है कि हम ठहराव में जीना चाहते हैं या नव प्रगति की ओर छलांग लगाना। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे गांव में एक तालाब था, बरसों से वही पानी, वही किनारे, सब कुछ एक जैसा। लोग कहते थे यही ठीक है, पानी है तो जी लेंगे। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इस ठहरे हुए तालाब में धीरे धीरे सड़न आ रही है, मछलियां मर रही हैं, पानी काला पड़ रहा है। और फिर एक दिन बगल में बहने वाली नदी की धारा टूटकर उस तालाब में घुस गई। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा, उसमें नई मछलियां आईं, लहरें उठीं और वो तालाब फिर से जिंदा हो गया। उस दिन मैंने समझा कि ठहराव में जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और प्रगति हमेशा हलचल से आती है, हमेशा जोखिम से आती है। यही तो इस अध्याय की आत्मा है। अगर हम ठहराव चुनते हैं तो धीरे धीरे गल जाएंगे, लेकिन अगर हम नव प्रगति चुनते हैं तो शायद दुनिया कभी देखे ही न गए रास्तों पर चल पड़े। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम ये मान लें कि सब कुछ हो चुका है, कि अब और कुछ नया नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि हर युग में यही कहा गया और फिर भी हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सब बाइसिकली है। सोचो अगर इंसान ने यह मान लिया होता कि आसमान तक पहुंचना असंभव है तो कभी हवाई जहाज नहीं बनते। अगर किसी ने ये सोच लिया होता कि सारी खोजें पूरी हो चुकी हैं तो बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन नहीं आते। हम आज जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी किसी का पागलपन जैसा सपना था। तो सवाल यही है कि अब हम कौन सा सपना देखने की हिम्मत करते हैं? क्या हम वही पुराने तालाब में रहेंगे या नई नदी को रास्ता देंगे? जब मैं इस पर सोचती हूँ तो याद आता है कि जिंदगी में हर इंसान के सामने यही चुनाव आता है, या तो वही पुरानी नौकरी, वही पुराना दायरा, वही छोटे छोटे सपने चुन लो, या फिर कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता हो, जो तुम्हें बेचैन करता हो। ठहराव सुरक्षित लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो भीतर से खाली कर देता है। और नव प्रगति डरावनी लगती है, लेकिन उसी में नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई उम्मीद छुपी होती है। यही लेखक का संदेश है कि हमें साहस चुनना होगा, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। तो अब सोचो, क्या तुम तालाब में रहोगी या नदी में छलांग लगाओगी? क्या तुम ठहराव में खुद को खो दोगी या नव प्रगति की तरफ चलकर दुनिया को कुछ नया दोगी? जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि भविष्य या तो हम खो देते हैं या हम खुद उसे बनाते हैं। इस किताब का आखिरी संदेश यही है कि ठहराव मौत जैसा है और नव प्रगति जीवन जैसा, और हमें तय करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। और यही इस किताब की यात्रा खत्म होती है। लेकिन सच कहूँ तो ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि 0 to 1 हमें यही सिखाती है कि जहाँ कुछ नहीं है वहां से कुछ बनाना ही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। और जब मैं ये कहती हूँ तो दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में भी वही चमक आ जाए जो भविष्य देखने वालों की आंखों में होती है। वो चमक जो कहती है कि मैं रुकने नहीं आई, मैं आगे बढ़ने आई हूँ। इस किताब का यही आखिरी अध्याय था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली अध्याय अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी ही अब वो किताब है जिसमें अगला पन्ना तुम लिखने वाली हो। अब हम ब्लैक मास्टर्स और पीटर थियल की किताब 0 to 1 के आखिरी हिस्से निष्कर्ष पर आ गए हैं, जिसे उन्होंने संक्षेप में लिखा है जैसे एक पूरी यात्रा का सार, एक लंबे सफर के बाद का ठहराव और सोचने का समय। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है कि मैं बस भीड़ का हिस्सा बनकर वही सब दोहराती रहूंगी जो सब कर रहे हैं, या मैं सचमुच अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नया रचूंगी जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो? ये सवाल अंदर तक हिला देता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त हम उसी पुराने चक्र में घूम रहे होते हैं। पीटर थियल ने ये किताब ऐसे समय लिखी थी जब उन्हें साफ दिख रहा था कि दुनिया तकनीक के नाम पर तेजी से भाग तो रही है, लेकिन बहुत कुछ सिर्फ कॉपी करने और प्रतिस्पर्धा करने में ही अटक गया है, जबकि असली जादू तो वहीं होता है जब कोई साहसी इंसान भीड़ से हटकर अनोखे रास्ते पर चलता है और शून्य से एक की तरफ कदम रखता है। इस निष्कर्ष में लेखक हमें यही याद दिलाते हैं कि किताब के 14 अध्याय सिर्फ कुछ थ्योरी या बिजनेस टिप्स नहीं थे, बल्कि वो सबक थे जो हमें समझाते हैं कि प्रगति की असली ताकत नकल करने में नहीं, बल्कि नई दुनिया बनाने में है। बल्कि जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे अपने बचपन का एक अनुभव याद आता है। स्कूल में हर बार सब बच्चे वही पुराने निबंध लिखते थे, वही लाइनें, वही उदाहरण, और सबको अच्छे नंबर मिलते थे। एक बार मैंने अलग लिखा, अपने गांव की मिट्टी की खुशबू पर,
अपने सपनों पर। और उस वक्त मेरी टीचर ने कहा था कि ये सही फॉर्मेट में नहीं है और मुझे कम नंबर मिले। लेकिन अजीब बात ये थी कि सालों बाद वही निबंध मेरी जिंदगी की पहली कहानी बना, जिसे पढ़कर लोगों ने कहा कि इसमें सचमुच कुछ नया है। उस दिन मुझे समझ आया कि भीड़ में खड़े होकर सबकी तरह अच्छा बनने से बेहतर है कि अकेले खड़े होकर सचमुच अनोखा बनो। यही इस किताब की असली आत्मा है। लेखक हमें दिखाते हैं कि प्रतिस्पर्धा का खेल कभी खत्म नहीं होता। उसमें जीतकर भी तुम हार जाते हो क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन जब तुम नया बनाते हो, जब तुम साहस के साथ कल्पना को हकीकत में बदलते हो, तब तुम इतिहास लिखते हो। ये किताब कहती है कि हमें ठहराव नहीं चाहिए, हमें गति भी नहीं चाहिए, हमें छलांग चाहिए। वो छलांग जो हमें शून्य से एक पर ले जाए। और ये छलांग कोई कंपनी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मार्केट ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को ये कहकर मार दिया होगा कि ये सब तो पहले से हो चुका है, कि इसमें कोई जगह नहीं बची, कि ये असंभव है। लेकिन यही तो झूठ है। दुनिया का हर बड़ा काम पहले असंभव ही लगता था। अगर राइट ब्रदर्स ने ये मान लिया होता कि उड़ना इंसान के बस की बात नहीं, तो आज हम हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहे होते। अगर किसी ने ये मान लिया होता कि सिर्फ राजा और सरकारें ही किताबें छाप सकती हैं, तो आज हम सब किताबों की खुशबू नहीं ले पा रहे होते। और अगर किसी ने ये मान लिया होता कि कंप्यूटर बस बड़ी बड़ी इमारतों में ही रह सकते हैं, तो आज हमारे हाथ में ये मोबाइल ना होता। हर बार एक पागल सपने देखने वाले ने तय किया कि वो शून्य से एक की तरफ बढ़ेगा, और तभी दुनिया बदली। ये किताब का आखिरी संदेश हमें यही कहता है कि जिंदगी में दो रास्ते हैं। या तो तुम भीड़ में रहकर उसी ठहराव को जी लो जो सुरक्षित है, आसान है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। या फिर हिम्मत करके एक अनजाना, अजनबी रास्ता चुन लो जो डराता है, लेकिन वही असली जीवन है। लेखक का कहना है कि भविष्य किसी चमत्कार से नहीं बनेगा, उसे हम सब मिलकर बनाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हम साहस और कल्पना से काम लें। और सच कहूँ तो इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ में आईना रख दिया हो। इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि जिंदगी का सच झलकता है। ये कहती है कि अगर तुम सचमुच जीना चाहती हो, तो हर दिन अपने भीतर से वो सवाल पूछो कि आज मैंने भीड़ से अलग क्या किया, आज मैंने कौन सा कदम उठाया जिसने मुझे शून्य से एक की ओर बढ़ाया। तो दोस्तों, यही है 0 to 1 का निष्कर्ष। 14 अध्यायों और इन आखिरी शब्दों के बाद ये किताब हमें अकेला छोड़ देती है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। ये कहानी मेरी और तुम्हारी है, हमारी जिंदगी की है, हमारी हिम्मत की है, हमारी कल्पना की है। और जब मैं इसे बोल रही हूँ तो दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारे कानों में सिर्फ आवाज न पहुंचे, बल्कि दिल में आग पहुंचे। वो आग जो तुम्हें कल सुबह जगाकर कहे कि अब बस नहीं, अब मुझे कुछ नया बनाना है। इस किताब का आखिरी हिस्सा यही था। इसके बाद कोई अध्याय नहीं आता, क्योंकि असली अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ही इसे लिखना है, अपनी स्याही से, अपने सपनों से, अपने आंसुओं और अपनी हंसी से। और याद रखना कि शून्य से एक का सफर हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सफर सबसे खूबसूरत भी होता है। और दोस्तों, ये थी आज की समरी। उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जो आपकी सोच को बदल दे और आपको अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ाने की ताकत दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल एनी बुक्स मरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नया नजरिया लेकर आती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने ख्वाबों को थामे रखना और अपने दिल की आवाज सुनते रहना।